नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में ये डर का माहौल क्यों हो गया है, ये मैं सवाल पूछ रहा हूं उत्तराखंड के तमाम राजनीतिक व्यक्तियों से, उत्तराखंड पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से और साथ साथ इस प्रदेश की जनता से। ये बताएं कि उत्तराखंड में डर का माहौल है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये 5 वारदातें उत्तराखंड में 1 महीने के भीतर जो हुई हैं, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए इस प्रदेश की जनता को। 5 घटनाओं में सबकी अलग अलग रिलेवेंस है। ताज़ा घटनाक्रम ऊधम सिंह नगर जिले का है। यहां पर खबर आई कि उत्तर प्रदेश के खनन माफियाओं का आसरा उत्तराखंड के क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एसओजी की टीम, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक टीम, एक माफिया को पकड़ने के लिए ऊधम सिंह नगर के क्षेत्र में दाखिल होती है। जिस व्यक्ति के घर में माफिया छुपा हुआ होता है वो राजनीतिक व्यक्ति है। उस घटनाक्रम का हंगामा इसलिए बढ़ गया क्योंकि गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई और 5 या 6 पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। घायल पुलिस कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, उनकी भी तीमारदारी की गई। उत्तराखंड पुलिस कहती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको कोई जानकारी नहीं दी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस कहती है कि हमने सारी जानकारियां ऊधम सिंह नगर पुलिस के साथ शेयर की थी। कुछ भी हो, इस पूरे घटनाक्रम में एक महिला की जान चली जाती है। खनन माफिया उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में आकर संरक्षण लेते हैं, स्पष्ट हो चुका है। जिन पर उत्तर प्रदेश पुलिस इनाम घोषित करती है उन पर उत्तराखंड पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सटी हुई सीमा से कभी भी कोई आर पार आ जा सकता है और ये तमाम लोग शरण उत्तराखंड में ले रहे हैं। कई जानकार, कानून के कई जानकार, लॉ एंड ऑर्डर के कई जानकार ये बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कई क्रिमिनल्स की ये आसान शरण स्थली बनी हुई है। लेकिन अगर ऐसा है तो पुलिस इतनी शांत क्यों है? क्या जब 2000 नवंबर के महीने में उत्तराखंड का गठन हुआ था तब जो इस राज्य की छवि थी एक शांत प्रदेश की, क्या पुलिस और प्रशासन उसी शांत छवि को मानकर अभी भी अपनी उसी व्यवस्था में बिजी हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की हम आज कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के 4 ऐसे जिले हैं जिसके आधे से ज्यादा क्षेत्र मैदानी हैं और उत्तर प्रदेश से उनकी सीमाएं सीधा तौर पर जुड़ती हैं। इन सारे क्षेत्रों की समस्या भी एक जैसी है लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में। नैनीताल और देहरादून के जो मैदानी क्षेत्र हैं ये संवेदनशील माने जाते हैं और ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार पूर्ण रूप से मैदानी हैं और संवेदनशीलता के मामले में बराबरी करते हैं हरिद्वार, माफ कीजिए, देहरादून और नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों से। और जिस तरीके का आतंक या जिस तरीके का क्राइम उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में है वैसा क्राइम यहां पर भी देखने को कई बार मिल भी चुका है। 4-5 उदाहरण पिछले 1 महीने में हम सबके सामने हैं, उसको हम आज विस्तार से बताएंगे और इसके कारणों पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऊधम सिंह नगर की घटना या काशीपुर जसपुर के आसपास की घटना का मैंने आपको जिक्र किया है। अंकिता भंडारी का मर्डर केस हुआ ऋषिकेश में। अब तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं कि वहां पर राजाजी के पार्क के पास जिस तरीके का रिजॉर्ट बनाया गया उसकी मंजूरी ना तो पर्यटन विभाग से ली गई और ना राज्य की किसी दूसरी एजेंसी ने यह जानने की कोशिश की कि यहां पर एक रिजॉर्ट या इस जैसे कई रिजॉर्ट क्यों बन पड़े हैं और कैसे चल रहे हैं। जो लोग यहां पर आते हैं उनकी क्या इंक्वायरी होती है या उनका रजिस्टर में नाम दर्ज होता है, क्योंकि अगर वो पर्यटन विभाग में रजिस्टर नहीं है, पंजीकृत नहीं है रिजॉर्ट, तो हो सकता है उसके लिए तमाम और जो बाध्यताएं होती हैं प्रशासन की तरफ से या पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वो भी शायद गड़बड़ झाले में हैं। तो क्यों प्रशासन ने और पुलिस ने
इस तरीके के रिजॉर्ट पर आंखें मूंद करके रखी हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अंकिता भंडारी का केस दूसरा है। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई कि उत्तराखंड के शहरी विकास और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के करीबी रिश्तेदार जो डोईवाला में रहते हैं, उनके घर में डकैती पड़ी है। कई तरीके की ज्वेलरी और नकदी लेकर डकैत फरार हो गए हैं। तो ये भी एक बताता है कि उत्तराखंड में किस तरीके का माहौल है। राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर एक मंत्री के करीबी रिश्तेदार के घर में डकैती पड़ने लग गई है। शहरी क्षेत्र बिल्कुल ऐसा जगह जहां पर अच्छी खासी आबादी रहती हो और वहां पर यह घटनाक्रम हो रहा है। एक और घटना हुई थी कुछ दिन पहले, जब हरिद्वार से एक घटना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की टीम एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। उत्तराखंड को तब पता चलता है जब उत्तर प्रदेश पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है कि उसने पूरे उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से और उत्तराखंड के हरिद्वार से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये लोग एक आतंकवादी संगठन के सदस्य बताए जा रहे थे और कोई बड़ी घटना को शायद अंजाम देने की कोशिश में थे। इनकी तार कहीं ना कहीं पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ लिए और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी होनी शुरू हुई। इनके पूरे जो चक्र था, नेक्सस था, उसको तोड़ा गया। एक घटना और हुई जब एक कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार के एक शिकायत करते हैं पुलिस कर्मचारियों को, पुलिस अधिकारियों को बताते हैं उधम सिंह नगर में कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है और ये 4 टेलीफोन नंबर हैं, इनको एक बार खंगाल लीजिए। पुलिस उन नंबरों को खंगालती है, 4 लोगों को गिरफ्तार करती है। सितारगंज के विधायक पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। हत्या की साजिश जेल में रची जाती है, मंत्री के घर की रेकी की जाती है और यह पता लगाने की भी कोशिश की जाती है कि मंत्री महोदय कब अपने घर से अकेले या परिवार के साथ गाड़ी चलाकर निकलते हैं मार्केट में या अपने करीबी नजदीकी रिश्तेदारों के पास। ये बताता है कि किस तरीके की व्यवस्था उत्तराखंड में हो रही है, किस तरीके का क्राइम यहां पर खड़ा हो सकता है। ये 4-5 घटनाएं स्पष्ट रूप से बताती है कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है और उत्तराखंड की जो जनता है वो पूछ रही है कि क्या उत्तराखंड में डर का माहौल बन गया है। इतनी सारी घटनाएं 1 महीने में हुई हैं। छोटी मोटी चोरियां, छोटी मोटी लूट तो एक आम हिस्सा है अपराध का, लेकिन जब ये बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं तो इनका जवाब देने की जरूर आवश्यकता होती है। वो जवाब कौन देगा, इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उत्तराखंड पुलिस ने एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया था। जो फल वाले, सब्जी वाले, कबाड़ी वाले, कूड़ा बीनने वाले, जो लोग अलग अलग कॉलोनी में जाते हैं सब्जी बेचने, फल बेचने, कूड़ा लेने के लिए और इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके वेरिफिकेशन को करने की कोशिश राज्य की पुलिस ने की थी। उस समय कई कॉलोनियों के लोगों का यह मानना था कि उनके घर जो लोग अक्सर आया करते थे, उनकी कॉलोनी में जो लोग आया करते थे इन सब छोटे मोटे कामों के लिए, वो लापता जैसे हो गए हैं। यानी कहीं ना कहीं एक इस तरीके का डर उन लोगों के मन में था कि अगर वेरिफिकेशन होगा तो वो पकड़े जा सकते हैं। आमतौर पर एक धारणा ये बनी हुई है उत्तराखंड के संदर्भ में कि ये एक शांत प्रदेश है, यहाँ के लोगों के बीच में घुलना मिलना आसान है और जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ से लोग अक्सर उत्तराखंड की सीमा में आ जाते हैं, चाहे वो नैनीताल का क्षेत्र हो, उधम सिंह नगर का क्षेत्र हो, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के बाहरी वाले क्षेत्र हो या सेला कोई विकास नगर वाले क्षेत्र हो, वहाँ से उत्तराखंड में घुसपैठ करना बहुत आसान हो जाता है और ये तमाम लोग उत्तराखंड में घुल मिल रहे हैं। जो ताज़ा घटनाक्रम उधम सिंह नगर में हुआ है, जो एक खनन माफिया शरण लेने के लिए उत्तराखंड में आ गया, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। उत्तराखंड पुलिस अगर सब्जी, फल, ठेले वाले इनका वेरिफिकेशन करने की कोशिश बहुत गंभीरता के साथ करेगी तो कई ऐसे नाम मिल जाएंगे जिनका प्रचलित नाम उस समाज में, उस कॉलोनी के भीतर कुछ और है और उसकी आईडी कुछ और है। तो इस पर भी गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। इस तरीके की बातें
कई बार पकड़ी जा चुकी हैं। उत्तराखंड के तथाकथित शांत प्रदेश में ये काम लगातार हो रहे हैं। जगह जगह अलग अलग तरीके की कॉलोनियां बन रही हैं, अलग अलग जगह से लोग वहां पर आकर रह रहे हैं। कई बार उत्तराखंड पुलिस ने वेरिफिकेशन जब कराया तो गड़बड़ी पकड़ी गई। ऋषिकेश में कुछ समय पहले अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा गया था। उसका पासपोर्ट हिंदुस्तान का बना हुआ था, जबकि वो फर्जी तरीके से बनाया गया था। ये बात पुलिस को स्पष्ट रूप से सबूतों के साथ पता चल गई थी। एक और वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने की कोशिश 2018-19 के आसपास उत्तराखंड पुलिस ने करी थी रोहिंग्याओं मुसलमानों को लेकर। उस समय हरिद्वार के बाहरी क्षेत्र में, रुड़की के आसपास के क्षेत्रों में भी इस तरीके की चीजें पकड़ी गई थी कि अवैध रूप से यहां पर कई तरीके के संदिग्ध लोग रह रहे हैं। तो जब इतने सारे वेरिफिकेशन होते हैं, इतने सारे सबूत मिलते हैं, तो इस बात का अंदाजा लग जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे बीच में संदिग्ध लोग रहते हैं, रह रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे में डर का माहौल क्यों न बने? ये एक बड़ा सवाल है, बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है, बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है और इंटेलिजेंस के लिए खास तौर पर है कि वो ऐसे लोगों का पता लगाए जो किसी न किसी रूप में संदिग्ध हैं, नाम बदल कर रह रहे हैं और अनावश्यक रूप से कॉलोनी के इर्द गिर्द घूमते हैं, चाहे वो सब्जी, फल या कबाड़ी का थैला लेकर चलते हों। ये जो चोरियां, डकैतियां होती हैं, जब इसका खुलासा बहुत गंभीरता के साथ होता है तो कई बार इस तरीके की जानकारी भी मिलती है कि इस खबर को देने वाले लोग कुछ दूसरे तरीके के हैं और अंजाम तक पहुंचाने वाले लोगों की एक दूसरी टीम होती है। तो तमाम लोगों को भी सतर्क होने की आवश्यकता है। इंटेलिजेंस को और पुलिस को तो खास तौर पर सतर्क होने की आवश्यकता है ही। लेकिन मैं अपने प्रदेश की जनता से ये सवाल जरूर पूछूंगा कि क्या आपको डर लगने लगा है इतनी सारी घटनाओं को अपने इर्द गिर्द होते हुए देखते हुए, या अभी भी आप निश्चिंत होकर अपने प्रदेश में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने गांव में बेरोक टोक खुलेआम घूम सकते हैं? या आपको चेतने की अब आवश्यकता महसूस होने लग गई है, सतर्क होने की आवश्यकता महसूस होने लग गई है? अगर आपको जवाब मिले तो टिप्पणियां जरूर कीजिएगा। अपने इर्द गिर्द के क्षेत्र की समस्याओं को नहीं, अपने क्षेत्र के इर्द गिर्द की परेशानी जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है उसको अपनी प्रतिक्रिया के रूप में जरूर बताइएगा। और साथ में मैं आग्रह जरूर करूंगा, ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाए। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं, इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।